गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चैप्टर 5 में सिर्फ एक ही टॉपिक रिमेनिंग है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड 3 डिजीज बताऊंगा। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बच्चों, जो डाउन सिंड्रोम है इनके अंदर 21 जो क्रोमोसोम है, मतलब ये ट्राइजोमी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, जो डाउन सिंड्रोम है इनके अंदर जो 21 क्रोमोसोम है वो रिपीट हो जाता है, उसकी कॉपी रिपीट हो जाती है, और इस कारण से जो चाइल्ड है उसके अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 45 ऑटोसोम्स एंड XY सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इस डिजीज को डिस्कवर किया था, स्टडी किया था लैंगडम डाउन ने। लैंगडम डाउन ने किया था, और उन्हीं के नाम पर इन्हें हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चा होता है उसकी लाइफ तो कम ही होती है, लेकिन जब तक वो जीवित रहता है वो तो मेंटल उसमें मेंटल लैग पाया जाता है, मतलब कि उनमें मंद बुद्धि पाई जाती है ना। जो उनका IQ बहुत कम होता है, मंद बुद्धि होते हैं, मुंह इनका ओपन रहता है, जो सिर है वो एकदम गोल, हेड जो है वो एकदम गोल रहता है, माउथ ओपन रहता है, और हाथों के अंदर स्पेशली पाम क्रीज पाई जाती है, स्पेशल क्रीज पाई जाती है, पाम क्रीज पाई जाती हैं उनकी पाम के अंदर, हथेलियों के अंदर, और हाइट कम होती है। ठीक है, और मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस बीमारी को हम, इस डिसऑर्डर को कहते हैं, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। सेकंड लेते हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी बच्चों 47 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम का रिपीट हो जाता है। तो जो बच्चा है उसके अंदर 44 प्लस XXY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं, सिंड्रोम को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ऐसा जो बच्चा है वो मेल ही होता है, लेकिन उनमें मस्कुलाइन कैरेक्टर के साथ साथ फेमिनाइन कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं। उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, फीमेल के जो अदर कैरेक्टर्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी तरीके से उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस सिंड्रोम को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड और लास्ट है, वो है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बच्चों, टर्नर सिंड्रोम जो है उनमें 44 प्लस X0 कंडीशन पाई जाती है, यानी कि इन
फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि फीमेल जो चाइल्ड है उसके अंदर 44 प्लस X0 कंडीशन होती है और यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की कमी रह जाती है और टोटल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। और ऐसी जो फीमेल है उनके जो ओवेरीज हैं वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है उनका, वो रूडिमेंट्री रहती हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं रहती है और जो अदर फीमेल के कैरेक्टर हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं इस सिंड्रोम के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। नया चैप्टर है चैप्टर 6 जो कि हम आज ही स्टार्ट कर देंगे। डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम का रिपीट होता है? 21 क्रोमोसोम का रिपीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ, और इनके अंदर बच्चों 45 प्लस XY कंडीशन रहती है। मंद बुद्धि होता है बच्चा, पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है, हाइट कम रहती है, माउथ ओपन रहता है, पाम क्रीज पाई जाती है और सिर एकदम गोल होता है। तो ये इस सिंड्रोम के अंदर कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। सेकेंड हम लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनके अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इनमें एक एक्स क्रोमोसोम रिपीट हो जाता है तो 44 प्लस XXY क्रोमोसोम आ जाते हैं और टोटल 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ऐसे मेल के अंदर मस्कुलाइन कैरेक्टर के साथ साथ फेमिनाइन जो कैरेक्टर्स है वो भी डेवलप हो जाते हैं। और लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। इनके अंदर 45 क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी रह जाती है तो 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। और ऐसी फीमेल जो है उनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं होती है, ओवेरीज उनके रूडिमेंट्री होते हैं, अदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो नहीं रहती है इनके अंदर। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको अभी तक इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हैंड रेज कर दें, नहीं तो फिर मैं चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? बच्चों आपके 12th के सिलेबस, बायो के सिलेबस में चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ बच्चों, चैप्टर 6 में, पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे कि क्या बेसिस है, इनहेरिटेंस कैसे होता है, हेरिडिटी कैसे होती है, उसका बेस क्या है, तो वो हम समझेंगे। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स की जो डिस्कवरी है वो फ्रेडरिक मीसर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने की थी। in 1869 बच्चों फ्रेडरिक मीसर ने पफ सेल्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने उस समय इनको न्यूक्लिन कहा। क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है फ्रेडरिक मीसर को, सॉरी न्यूक्लिन कहा। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब बात करते हैं कि डीएनए किन किन में पाया जाता है। बच्चों डीएनए जो है बैक्टीरिया से लेकर जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर, उनकी सेल्स के अंदर
जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में पाए जाते हैं। उनके जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं या डीएनए के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं आरएनए की। बच्चों, जो आरएनए है वो हायर ऑर्गेनिज्म की सेल में भी पाया जाता है, लेकिन वहां पर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ना पाया जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक वायरसेस के अंदर, वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग बीइंग नहीं है, वो इनर्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। जब वो लिविंग बॉडी के शरीर में जाते हैं तो उनकी सेल को हाईजैक करके वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। वायरसेस के अंदर खुद का कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ प्रोटीन का कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए के फॉर्म में या डीएनए के फॉर्म में। तो कई वायरस ऐसे हैं जो डीएनए वायरस हैं, जिनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जैसे कि रीनो वायरस, कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस। ठीक है ना, तो ये सब आरएनए वायरसेस के एग्जांपल है। आरएनए वायरसेस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं, आगे और समझेंगे इसके बारे में। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो जनरली जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू आरएनए, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अनस्टेबल होता है, प्रोटेक्टेड नहीं होता है। इसलिए रेगुलर इंटरवल में उनमें म्यूटेशन होते रहते हैं, जल्दी से म्यूटेशन होते रहते हैं, बार बार चेंजेस आते रहते हैं, जबकि डीएनए में म्यूटेशन होने में काफी लंबा टाइम लगता है, काफी लॉन्ग टाइम तक म्यूटेशन होने में लग जाता है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि अभी ये जो कोरोना वायरस है ये बार बार म्यूटेट होता चला जा रहा है, क्योंकि इट्स आरएनए वायरस। ओके, अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के मॉडल के बारे में।
बच्चों हम डीएनए की स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, मैं एक बार ड्रॉ कर लूं और फिर अपन इसको और अच्छे से हम्म बच्चों ये बी डीएनए का मॉडल है, बी डीएनए, ठीक है। राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। right-handed double helical structure and it was given by, ये जो मॉडल है बी डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया, वॉटसन एंड क्रिक इन 1953, इन 1953। ध्यान से समझना बच्चों, पहले मैं आपको कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन कर देता हूं। डीएनए के अंदर बच्चों 3 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, डीऑक्सी सुगर, डीऑक्सी सुगर, ठीक है। ये एक 5 कार्बन की सुगर है। कितने कार्बन की सुगर है? 5 कार्बन की, डीऑक्सी सुगर। सेकंड हम लेते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजीनस बेसिस 2 टाइप के हैं।
बच्चों अब पहले सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, मैं आपको डीएनए बनता कैसे है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं तीन कंपोनेंट कौन से हैं जो डीएनए को बनाते हैं। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर, द फर्स्ट वन इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड इट इज द 5 कार्बन शुगर, ठीक है। इसके सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डीऑक्सी, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है नाइट्रोजीनस बेसिस, ये दो तरीके के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन भी बच्चों दो हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को ए से शो करते हैं और ग्वानिन को जी से शो करते हैं। पायरिमिडिन भी दो है, थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन को टी से शो करते हैं एंड साइटोसिन को सी से शो करते हैं, ठीक है बच्चों। और थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड कंपोनेंट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है बच्चों। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के मिलने से क्या होता है, डीएनए की यूनिट्स बनती है। तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोस शुगर के मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए इसके बाद में, इस डायग्राम के बाद में। डीऑक्सीराइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये डीएनए की सिंगल यूनिट है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एंड डीएनए क्या है? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों बात करते हैं डीएनए की। जो मोस्ट जो नॉर्मल जो डीएनए है वो है बी डीएनए। इसकी स्ट्रक्चर राइट हैंडेड डबल हेलिकल डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में, ठीक है। 1953 में डीएनए का मॉडल दिया गया। ये बच्चों बी डीएनए की स्ट्रक्चर है जो जनरली हम पढ़ते हैं, मैक्सिमम ये पाया जाता है। और ये डबल हेलिकल राइट हैंडेड है, थोड़ा राइट की ओर शिफ्टेड है ये। इसका एक स्ट्रैंड ये है, इस स्ट्रैंड ये स्ट्रैंड है 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम। अब ये 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इस स्ट्रैंड के ऊपर एक्चुअल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन बेसिस के रूप में रहती है। जो सेकंड स्ट्रैंड है वो है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। इसे हम सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो धागे हैं, ये जो स्ट्रैंड है, ये बनते हैं शुगर और फॉस्फेट के। तो जो डीएनए की बैकबोन है, जो स्ट्रैंड है, वो शुगर फॉस्फेट से बनते हैं। और बीच में इनके सेंटर में नाइट्रोजन बेस रहते हैं, शुगर के साथ में बॉन्डेड रहते हैं। शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस बॉन्डेड रहते हैं। तो इस शुगर से ग्वानिन जुड़ा है और यहाँ की शुगर से साइटोसिन। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो प्यूरिन और पायरोमिडिन है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो हमेशा जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? थाइमिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एडेनिन थाइमिन के साथ में। एंड ग्वानिन फॉर्म्स द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन। तो इस तरफ के धागे से जो शुगर से जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन बेस है ग्वानिन, वो बॉन्ड बनाएगा इस शुगर के साइटोसिन के साथ में, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से इधर की ये शुगर है, यहाँ से एडेनिन अटैच्ड है और इस शुगर से थाइमिन अटैच्ड है डबल बॉन्ड के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि दोनों जो स्ट्रैंड है वो आपस में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये इस बॉन्ड के द्वारा आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आती है। हालांकि ये एक वीक बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये एक जो सिंगल कॉइल नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो कॉइल रहता है, ठीक है। डीएनए के जो दोनों धागे हैं, दोनों स्ट्रैंड है, वो कॉइल रहते हैं। अब ये जो कॉइल है इसकी जो लेंथ है बच्चों ये है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर के अंदर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। तो या तो आप इसका एंगस्ट्रॉम में शो करो तो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ओके बच्चों, तो ये जो इसका है ये 12 हो गया, 12 एंगस्ट्रॉम, ये 22 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है।
और बी डीएनए के अंदर बच्चों एक कॉइल के अंदर, बी डीएनए में एक कॉइल के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर कहते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, मतलब गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ये जो है ये बेस पेयर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल 10 बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों मान लो इस कॉइल की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, तो जो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आएगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगी। क्या आएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगी। और जब डीएनए के धागे कॉइल हो जाते हैं तो इनके बीच का जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। डीएनए के बीच में जो दो धागों के बीच में जो गैप है, जो डायमीटर है, ये 20 एंगस्ट्रॉम रहता है, या फिर इसे हम 2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बी डीएनए जो है इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड होता है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। इसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है। बच्चों डीएनए के धागे के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, जो 3 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, वो एक कोडोन बनाते हैं, या मैं ऐसे कहूं 3 नाइट्रोजन बेस एक कोडोन बनाते हैं जो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब ये कोडोन जो है ये पहले आरएनए में ट्रांसफर होते हैं, फिर आरएनए पर मौजूद होने के बेसिस पर इनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ये वैसे आगे आप और अच्छे से बेटर समझ जाएंगे। तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन किसमें होती है? एंटीसेंस या जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड में होती है, और वही आगे ट्रांसमिट होती है। जो दूसरा धागा है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और वो प्रोटेक्टिव होता है, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड को कवर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब बात करते हैं ये 3 प्राइम और 5 प्राइम का क्या मीन है। हाँ बस बच्चों ये थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको एक बार, ये फिर अपन क्लास को रोकेंगे। बच्चों ये स्केच है डीऑक्सी राइबोज शुगर का, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब ये जो है, ये जो स्केच है ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का है, और इसमें बच्चों 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? लेकिन सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए की यूनिट कैसे बनती है कि जो फर्स्ट कार्बन है इससे बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ फिफ्थ कार्बन से, जो फिफ्थ कार्बन है इससे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। क्या रहता है? एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है। तो अगर फॉस्फेट ग्रुप को काउंट नहीं करे तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप और आ जाता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि डीएनए के एक धागे में तो जो शुगर होती है वो उल्टी होती है, शुगर उल्टी होती है, तो उसमें 3 प्राइम जो एंड है वो फ्री रहता है उस एंड पर, ठीक है। जबकि दूसरे धागे में क्या होता है कि जो शुगर है वो सीधी होती है, तो उसमें कंडीशन ये रहती है कि जो फिफ्थ कार्बन है वो एक एंड पर फ्री रहता है। तो जहां पर 3 कार्बन, थर्ड कार्बन फ्री रहता है उसे हम कहते हैं 3 प्राइम एंड, और जहां पर फिफ्थ कार्बन फ्री रहता है उसे हम कहते हैं 5 प्राइम एंड, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। अगर ये तो सीधी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना।
अगर मान लो बच्चों इधर वाले धागे पर, इधर वाले स्ट्रैंड पर अगर ये कंडीशन रहती है तो फिर हम कार्बन को यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, और इस ग्रुप को हम यहाँ ले लेंगे, तो 1 2 3 4 और फिर 5, ठीक है। बच्चों बाकी इस स्ट्रक्चर को हम कल की क्लास में और बेटर समझेंगे। मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, उल्टी डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर भी और सीधी रहती है उस समय भी, और किस तरीके से 3 प्राइम और 5 जो 5th कार्बन है, 3rd और 5th कार्बन फ्री रहते हैं। ठीक है, आज इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दें।